India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इंसानियत विरोधी है। मासूम बच्चों को मारना किसी धर्म के विरोधी नहीं होता है। मासूम बच्चों का कत्ल किया है कि जो गाज़ा के अंदर नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, उस पर भी अपना विचार रखे और इसराइल पर दबाव बनाए कि गाज़ा के मसले को बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान हो। ये पूरा देश चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो। जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है। सर, क्या मोदी सरकार इजराइल मुद्दे पर गलत है? जी हां, आज के हम इस वीडियो पर यही समझेंगे। इजराइल दौरे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। दुनिया इस वक्त गाज़ा युद्ध को लेकर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ इजराइल है जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद युद्ध को अपनी सुरक्षा की लड़ाई बता रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन है जहां हजारों नागरिकों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंहार यानी जेनोसाइड के आरोपों को जन्म दिया है। इसी संवेदनशील माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा अब वैश्विक और घरेलू राजनीति दोनों में विवाद का कारण बन गया है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों में विवाद का कारण बन गया है। तो सवाल उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस बार भारत की विदेश नीति की नैतिक सीमा पार कर दी है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बात विपक्षी नेताओं की तरफ और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि हाँ, इस बार भारत सरकार गलत दिशा में जाती दिख रही है। क्यों जाती दिख रही है, इसको आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद कनेक्ट को संबोधित करते हुए कहा, भारत पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले को बर्बर बताया और कहा कि किसी की भी कारण से नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद को संबोधित किया और उन्हें वहां स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। नरेंद्र मोदी, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय गाज़ा में जारी युद्ध में हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की बताई जा रही है। और आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पर विजुअल देखते होंगे।
अभी हाल ही में रमज़ान का वक्त है और रमज़ान में आया है कि इज़राइल के लोगों की मस्जिदें टूटी हुई हैं। वो टूटे खंडर में एक खजूर और हाथ में पानी लिए अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से दुआ मांग रहे हैं। अब ये AI जनरेटेड है, रियल फुटेज है ये नहीं है, लेकिन हालात सच में फ़िलिस्तीन के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसीलिए आलोचकों क्यों कह रहे हैं और मोदी का ये जो दौरा है इसकी आलोचना क्यों हो रही है, इसको भी समझिए। आलोचकों का कहना है कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति दो राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीन के समर्थन पर आधारित रही है, लेकिन मोदी के बयान को कई लोगों ने इजराइल के पक्ष में खुला समर्थन माना है। जी हाँ, इसीलिए विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है, अगर नैतिकता है तो गाजा में मारे गए बच्चों की बात भी उठानी चाहिए। मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इंसानियत विरोधी है। मासूम बच्चों को मारना किसी धर्म के विरोधी नहीं होता है। मासूम बच्चों का कत्ल किया है। वहीं CPI नेता मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने इसे भारत की औपनिवेशिक विरोधी विरासत की विश्वासघात बताया है। क्यों इसे भावनाओं नहीं तथ्यों और नीतियों के आधार से भी समझना ज़रूरी है। जी हाँ, भारत की ऐतिहासिक नीति से बड़ा विचलन। आज़ादी के बाद से भारत की विदेश नीति 3 सिद्धांतों पर टिकी है: उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज़, कमज़ोर देशों का समर्थन, फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय का अधिकार। भारत दशकों तक फिलिस्तीन का सबसे मजबूत समर्थक रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बार बार फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, लेकिन अब आलोचना ये है कि मोदी सरकार ने पहली बार सार्वजनिक मंच से इजराइल के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े होने की घोषणा की है, जबकि गाजा में भारी नागरिकों की मौतें हो रही हैं। एक्सपर्ट इसे भारत की नैतिक विदेश नीति से दूरी मानते हैं। कांग्रेस से कि महामंत्री और प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उस उनके दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि जब वो इसराइल जा रहे हैं तो इसराइल के ऊपर इस बात का दबाव दें कि जो गाज़ा के अंदर नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, उस पर भी अपना विचार रखें और इसराइल पर दबाव बनाएं कि गाज़ा के मसले को बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान हो। देखिए, ये तो बात साबित हो रही है जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और जो अभी अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है। गाजा में मौतें और भारत की चुप्पी, ये सबसे बड़ी बात आजकल इंटरनेशनल मीडिया और भारत में जो विपक्षी लोग हैं वो इसे उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा युद्ध में 72,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लाखों लोग घायल हैं, बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं। ऐसे समय में दुनिया के कई देशों ने इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने क्या बात की होगी वो तो वही उनका विदेश मंत्रालय बताएगा आपको। पर ये पूरा देश चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो। राहुल गांधी का तो नारा भी है कि पूरे देश के अंदर भी प्यार मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। तो हम तो इसको पक्षधर हैं, शांति स्थापित होना चाहिए सब जगह। लेकिन भारत ने खुलकर नागरिक मौतों की आलोचना नहीं की है। प्रधानमंत्री के भाषण में गाजा पीड़ितों का उल्लेख सीमित रहा है, इजराइल को स्पष्ट समर्थन का संदेश दिया है और इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत ने मानव अधिकार की जगह रणनीतिक दोस्ती को प्राथमिकता दी है। नैतिक संतुलन टूटने का आरोप भारत हमेशा खुद को विश्वगुरु और नैतिक शक्ति बताता रहा है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, अगर नागरिकों की हत्या गलत है तो सिर्फ एक पक्ष की हिंसा को ही क्यों बर्बर कहा गया है? देखिए, जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन जो पूरा जियोपॉलिटिकल चर्निंग है वहाँ वो खतरनाक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भारत का प्रधानमंत्री जी वर्तमान के साथ साथ अतीत भी साथ लेके जाएंगे। जो गांधी की सोच थी, नेहरू की सोच थी, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो गांधी को बहुत क्लैरिटी थी
पैलेस्टीन को लेकर के, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी उसके हवाले से ही अपनी बात रखेंगे, उम्मीद। क्या दोनों पक्षों के नागरिकों के लिए समान संवेदना नहीं दिखाई देनी चाहिए थी? यानी कि अगर इजराइल में लोगों की मौत हुई है तो गाज़ा में जो बराबर मौत हो रही है, तो उनके प्रति क्या अलग हम लोग विचार रखते हैं? ये स्पष्ट होना चाहिए। यही कारण है कि कई राजनीतिक दल इसे नैतिक असंतुलन कह रहे हैं। हथियार और व्यापार, क्या नीति प्रभावित हुई है? ये एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे गंभीर आरोप यही से शुरू होता है। Protests happened inside Israel's parliament while Mr. Modi was on a visit there. In fact, Israel's opposition staged a walkout while Mr. Modi was in the house. They were actually opposing Prime Minister Benjamin Netanyahu's decision to not invite the Supreme Court president amidst the ongoing tussle between his government and the judiciary there. But what's remarkable is that members of the opposition could stage a walkout, could oppose, could protest at a time when a high-profile visit was happening from another head of state, and of course that was Prime Minister Modi. But what followed was quite interesting. We did not hear the Israel government say that Israel's image had taken a beating. We did not hear hysterical television anchors inside Israel's TV studios say that opposition members were traitors or anti-national. Now close your eyes for a second and imagine if this had happened in India, what would have been the reactions? Every member of the opposition would have been labeled anti-national, would have been called a traitor. Hysterical television anchors would have declared that India's image has taken a beating, India's image has been ruined. Democracy needs dissent and disagreement, even during high-profile visits, even during international visits. The reality is that protests by its very nature need to happen in places where they get talked about, they get noticed, where they create awareness. For instance, the world now knows that there is a problem between Netanyahu's government and the judiciary there in Israel. I wish Mr. Modi, his minions, and India's lapdog media understands that. Instead of making a complete fool of themselves and sinking into mass hysteria each time opposition raises an issue. I certainly hope that, but I know that will never happen. जी हाँ, भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। अरबों डॉलरों का रक्षा व्यापार, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी से तेजी बढ़ी है। वहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं जब आर्थिक और रक्षा हित इतने बड़े हों, समझिएगा ये बात, जब आर्थिक और रक्षा हित इतने बड़े हों तो सरकार मानव अधिकार मुद्दों पर सख्त रुख लेने से बचती है। तो ऐसे में राहुल गांधी की वो बात याद आती है जो उन्होंने संसद में कहा है कि क्या किसी ने प्रधानमंत्री को चोक किया हुआ है, जो चीजें उनके निर्णय यानी डिसीजन में दिख रही हैं। The interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं? I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow that. Will I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget. यहीं से सवाल उठ रहा है, क्या भारत की विदेश नीति अब नैतिकता नहीं रही है, हथियार और व्यापार तय कर रहे हैं? ये एक सवाल उठ रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या असर है वो भी समझ लीजिए। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज़ बताता है, यानी विकासशील और पीड़ित देशों का प्रतिनिधि, लेकिन एशिया, अफ्रीका और अरब देशों में फिलिस्तीन के समर्थन की भावना मजबूत है। ऐसे में इजराइल के साथ खुला खड़ा होना भारत की छवि को प्रभावित कर सकता है।
कुछ एक्सपर्ट इसे मानते हैं भारत अब तटस्थ मध्यस्थ नहीं बल्कि पक्ष चुनने वाला देश दिख रहा है। जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है, और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। एएमयू के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूं जुल्म है, ज्यादती है। उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूं, क्योंकि हमारा देश आजाद देश है और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सबका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं। जी हाँ, यहाँ से हम कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी समझिए। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि मजबूत राष्ट्रवाद की राजनीति, सुरक्षा आधारित चुनावी नैरेटिव, आतंकवाद विरोधी छवि, इन कारणों से सरकार इजराइल के साथ सार्वजनिक रूप से खड़ी दिखाई देती है। यानी विदेश नीति और घरेलू राजनीति एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जो राष्ट्रवाद की बात है, आतंकवाद की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मंच से शुरू हो रही है। यानी कि अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको मजबूत करने का ये एक ज़रिया है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या भारत अपनी पहचान बदल रहा है? पहले भारत की पहचान थी शांति, संतुलन और नैतिक नेतृत्व, और अब रणनीतिक गठबंधन और सुरक्षा प्राथमिकता है। यही बदलाव विवाद की जड़ है। वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार क्यों कहा जा रहा है कि सरकार गलत है, इसको समझिए। जी हाँ, एक्सपर्ट के अनुसार मोदी सरकार की गलती 3 स्तर पर है। नैतिक गलती, नागरिक मौतों पर संतुलित आवाज़ नहीं उठी। कूटनीतिक गलती, पारंपरिक फिलिस्तीनी नीति कमज़ोर हुई है। छवि की गलती, भारत की तटस्थ वैश्विक पहचान प्रभावित हुई है। इसलिए बहस सिर्फ इजराइल दौरे की नहीं, ये उस सवाल की है, क्या भारत अब सिद्धांतों से ज़्यादा रणनीतिक हितों पर चल रहा है? और यही वजह है कि मोदी सरकार का ये कदम विवाद के केंद्र में है। नमस्कार।